हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। और ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है क्लाइमेटोलॉजी का कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर या कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के संघटक। ये बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट हैं तो उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। मैं इंग्लिश में पीपीटी बनी हुई है और हिंदी में समझाता रहूँगा और इंग्लिश के वर्ड भी यूज करता रहूँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आप देखेंगे यूपीएससी के क्वेश्चन की जब एनालिसिस करेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लाइमेटोलॉजी से क्वेश्चंस होते हैं। तो क्लाइमेटोलॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफी कॉन्सेप्चुअल होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपने सही से समझ लिया है और थोड़ा सा अच्छे से कुछ फैक्ट्स आपने तैयार कर लिए हैं तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन में आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है, और खास करके क्लाइमेटोलॉजी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से करने में कैपेबल होंगे और ये इजी भी होता है। और इसमें मेंस में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लाइमेटोलॉजी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसमें पहला टॉपिक जो है वो है एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर या एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, इसके संघटक क्या हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। देखिए, है क्या हम लोग का कि पढ़ना तो जलवायु और मौसम के बारे में है, और जितनी भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं ये सब वायुमंडल में घटती हैं। ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए कि हमारे मौसम या जलवायु का जो मेन प्ले ग्राउंड है वो हमारा एटमॉस्फेयर है। तो जब प्ले ग्राउंड के बारे में अच्छे से समझ लेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम बहुत अच्छे तरीके से क्लाइमेटोलॉजी को भी समझ लेंगे। तो एक तो पहले एटमॉस्फेयर को अपने समझ लेते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर किससे बना है, कौन कौन से इसके मुख्य तत्व हैं, कितना इसका एक्सटेंशन है, इसका विस्तार कितना है, और ये कैसे रोल प्ले करता है या किस तरह से हमारे लिए इसका महत्व है। ठीक है। तो देखिए, एक क्या है ना कि हमारा जो वायुमंडल है ये पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है एक आवरण के रूप में। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है ये गैसों के कंबल द्वारा घिरी हुई है, या हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि हम गैसों के महासागर में हैं। क्यों? क्योंकि गैस है ये पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है और किस तरह से पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। तो देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण पाया जाता है, और ये गैसें जो हैं पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो एक परिभाषा के रूप में दिया जाता है कि वायुमंडल क्या है? गैसों का यांत्रिक मिश्रण है। यानी कि गैसें क्या है? यांत्रिक रूप से मिश्रित हैं। यानी कि गैसों का अपना प्रॉपर्टी लूज नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द गैसेज होती हैं जो, या अधिकांश गैसें जो होती हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखती हैं। यानी कि अगर गैसें एक साथ पाई भी जाती हैं तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखे होती हैं गैसें। ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी से लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक, यानी कि हम पृथ्वी के धरातल पर अगर खड़े हैं तो यहां से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। लेकिन इस वायुमंडल का सबसे अधिकांश भाग जो है वो पृथ्वी के बिल्कुल लगा हुआ जो पार्ट है, जिसको क्षोभ मंडल कहते हैं, इसमें संकेंद्रित है। यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ये क्या है? हमारे अर्थ सरफेस से बिल्कुल चिपका हुआ है या लगा हुआ है, और यही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पूरे टॉपिक को या चैप्टर को जब नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो वहां बहुत डिटेल में इसको हम लोग डील करेंगे कि कैसे कैसे इसका स्ट्रैटिफिकेशन हुआ है या स्तरीकरण हुआ है। यहाँ पे बस थोड़ा सा हम लोग सुपरफिशियल वे में बहुत संक्षेप में देख लेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा वायुमंडल है ये 10,000 किलोमीटर की मोटाई में, या कहा जाए गहराई में, डेप्थ में, या थिकनेस है इसकी। लेकिन इस वायुमंडल का जो सबसे निचला पार्ट है, लोवेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर या लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं, यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए। ठीक है। और ये क्या है? ये वायुमंडल कई तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है? गैसें हैं। फिर क्या है?
वाटर वेपर हैं, जल वाष्प हैं, और फिर क्या है, एरोसॉल्स हैं या धूल कण है। तो ये चीज हम लोग देखते हैं कि वायुमंडल के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको देख लिया यहाँ पे कि वायुमंडल क्या है, कैसे है। फिर जब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे या वायुमंडल की का स्तरीकरण पढ़ेंगे तो वहां बहुत अच्छे तरीके से इसको हम लोग देखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट इसको और डिटेल में देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे है एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर कैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो देखिए पहला है, इट इज द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। मतलब ये जीवन की उत्पत्ति के लिए और जीवन को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा जो वायुमंडल है ये हमें दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहली सर्विस तो ये प्रोवाइड कराता है कि हमारे वायुमंडल में ही जीवनदायी गैसें हैं। जीवनदायी गैसें कौन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ओजोन है। ये क्या है, ओजोन तो खैर नहीं मान सकते लेकिन किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ये जीवनदायी गैसें हैं। इन गैसों में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो ऑक्सीजन का है, O2 का। लेकिन एक तो ये गैसें जो हैं हमारे जीवन के लिए या कहा जाए कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस रूप में हमारा वायुमंडल जीवनदायी गैसों का आश्रय स्थल है या प्रदाता है। दूसरी सर्विस वायुमंडल की क्या है कि ये प्रोटेक्टिव है हमारे लिए। प्रोटेक्टिव कैसे है कि हमारा वायुमंडल कई रूपों में हमें बचा के रखता है। पहला इसमें है कि ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में। ये ओजोन गैस क्या करती है कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को, जिनको बोलते हैं परावैंगनी किरणें, इन किरणों को अवशोषित कर लेती है। ओजोन गैस अवशोषित कर लेती है, जिससे इन अल्ट्रावायलेट के दुष्प्रभाव से हम लोग बचे रहते हैं। यानी कि इन गैसों के दुष्प्रभाव से हम बचे रहते हैं। अगर ओजोन गैस नहीं होती समताप मंडल में तो ये अल्ट्रावायलेट रे जो सन से आ रही हैं, सूर्य से आ रही हैं, ये डायरेक्ट आके हमको स्ट्राइक करती हैं, हमको हिट करती हैं, और इससे कई तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पहला तो ये होता है कि स्किन डिजीज हमें हो जाती, मोतियाबिंद हो जाता, या फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान होता, या जो मरीन इकोसिस्टम है, जो पूरी फूड चेन है मरीन इकोसिस्टम की, वो डिस्ट्रॉय हो जाती। तो इस रूप में हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये प्रोटेक्टिव के रूप में काम करता है। दूसरा, जब हम लोग देखेंगे वायुमंडल के स्तरीकरण में तो वहां हम लोग देखेंगे कि एक लेयर है मेसोस्फीयर, जिसको बोलते हैं मध्यमंडल। ये मेसोस्फीयर क्या है कि जब मैटर्स आते हैं या जो उल्का आते हैं वो इस मेसोस्फीयर में आके जलने लगते हैं और खत्म होने लगते हैं। तो इन उल्का पिंडों से भी हमें हमारा एटमॉस्फेयर बचाता है। और दूसरा, कई कॉस्मिक रेज होती हैं जिसमें सोलर फ्लेम है वगैरह, जितनी भी कॉस्मिक रेज हैं या हार्मफुल अदर पार्ट्स हैं, इनको हमारा वायुमंडल क्या करता है, रोकता है या इनको डिस्पर्स कर देता है, हटा देता है, जिनके दुष्प्रभाव से हम लोग बचे रहते हैं। तो ये वायुमंडल दो तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहला तो ये है हमारा वायुमंडल हमें क्या करता है, जीवनदायी गैसें प्रदान करता है, और दूसरा कुछ हानिकारक प्रभावों से हमें बचा के रखता है। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल अपना रोल प्ले करता है। फिर दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या है, देखिए ये जो हमारा वायुमंडल है ये गैसों का यांत्रिक मिश्रण है, ठीक है, और इसमें लाइफ गिविंग गैसेज हैं, जो जीवनदायी गैसें हैं, ठीक है। अब देखिए जो हमारे वायुमंडल की थिकनेस है ये हमने बताया कि 10,000 किलोमीटर की मोटी परत है। जैसे हम लोग देखेंगे कि ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है ये 10,000 किलोमीटर मोटी परत है। लेकिन ये 10,000 किलोमीटर की जो मोटी परत है इसमें से अधिकांश जो गैसें हैं वो देखेंगे कि पूरे वायुमंडल का लगभग 90% गैसें जो हैं या इससे अधिक गैसें जो हैं वो 5.6 किलोमीटर के आसपास ही हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल से इनको क्या की है, अपने साथ खींच के रखी है। और गैसों में क्या होता है, भार होता है, तो ये क्या होती हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह से बिल्कुल लगी होती हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, अब यही है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनकी डेंसिटी जो होती है या घनत्व जो होता है वो पृथ्वी के सतह के पास बहुत अधिक होता है। और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गैसों का घनत्व कम होता जाता है या गैसें विरल होती जाती हैं, उनकी डेंसिटी क्या होने लगती है, बहुत कम होने लगती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 1/2, मतलब लगभग 50% जो एटमॉस्फेयर की हाइट है वो 5.6 किलोमीटर के आसपास है। और कहा जाए कि जब हम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, ठीक है, तो ये गैसों का पूरा जो
प्रतिशत है वो 90% तक इसी ऊंचाई तक होता है। इसको दूसरे रूप में कह दिया जाए कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, क्षोभ मंडल है, इसमें ही लगभग 90% गैसें होती हैं। बाकी जो 10% गैसें हैं ये पूरे वायुमंडल में बिखरी हुई हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह के पास गैसों का घनत्व तो सबसे ज्यादा है, और जैसे जैसे पृथ्वी की सतह से हम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे गैसों का घनत्व तो कम होता जाता है। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट में हम लोगों ने देख लिया कि हमारा वायुमंडल किस तरह से हमें सर्विस प्रोवाइड कराता है और मेन फीचर्स क्या है हमारे एटमॉस्फेयर का। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं कि अब इस मैप के थ्रू देख लेते हैं, इस फिगर के थ्रू देख लेते हैं कि देखिए जो हमारा वायुमंडल है इसमें देखिए ये जो हमारा वायुमंडल है, ये जो हमारा वायुमंडल है, देखिए ये पृथ्वी की सतह से लगा हुआ हमारा वायुमंडल है, और इसकी हाइट कितनी है या इसकी डेप्थ कितनी है, थिकनेस कितनी है, 10,000 किलोमीटर। और इसको विभिन्न प्रकार से हम लोग डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने का आधार मुख्य क्या है, तापमान और वायुदाब, जिसमें तापमान को ही मेन माना जाता है। तापमान की भिन्नता के आधार पर या तापमान में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर वायुमंडल को विभिन्न परतों में या इसका स्ट्रेटिफिकेशन किया जाता है, इसका स्तरीकरण किया जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बहुत अच्छे से डील करेंगे। यहां पे बस यही चीज देख लेते हैं कि हमारा वायुमंडल कितना एक्सपेंड किया हुआ है। ये पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, यानी कि पृथ्वी की सतह से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और इसमें गैसों का यांत्रिक मिश्रण पाया जाता है, और इसमें विभिन्न प्रकार के अन्य तत्व भी पाए जाते हैं। तो हमारा मेन आज का जो टारगेट है, टॉपिक है, वो ये है कंपोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। इसको डील करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए अब जो हमारा वायुमंडल है आज, जैसा जो हम जिस वायुमंडल में हम रहते हैं और जो गैसों का इसमें प्रतिशत है या जो अनुपात है, ये हमेशा ऐसा नहीं था। हमारे वायुमंडल का पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ इसकी उत्पत्ति हुई, और धीरे धीरे इसका विकास होता गया हमारे वायुमंडल का, और जो वर्तमान स्वरूप हम अपने वायुमंडल का देख रहे हैं ये लंबे एक भूगर्भिक काल में एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति कैसे हुई और ये वर्तमान स्वरूप तक कैसे पहुंचा हमारा वायुमंडल। तो सबसे पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, तो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो आज के समय पाई जाती है जितनी मात्रा में, ऑक्सीजन जितनी मात्रा में पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड जितनी मात्रा में पाई जाती है, ये इस अनुपात में नहीं थी। ठीक है, इनका अनुपात क्या था, बहुत अलग अलग था। तो देखिए हुआ क्या कि उस समय जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई या पृथ्वी जब जन्म ली, तो उस समय पृथ्वी क्या थी, प्लाज्मा फेज में थी। बहुत ज्यादा इसका टेम्परेचर था, ये तप्त थी और प्लाज्मा फेज में थी। तो उस समय का जो पृथ्वी का वायुमंडल था उसमें बहुत ज्यादा कौन कौन सी गैसें थी, इसमें हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, मेथेन थी, अमोनिया थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, और वाटर वेपर जल वाष्प की मात्रा थी। ठीक है, नाइट्रोजन और फ्री ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। इनिशियल स्टेज में क्या था कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा वीक था, तो जो हल्की गैसें हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें थी ये हमारी पृथ्वी की वायुमंडल से स्केप कर गई या बाहर निकल गई। क्यों निकल गई, क्योंकि ये गैसें इतनी हल्की थी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इनको रोक नहीं पाया। अब हमारे वायुमंडल में ना तो मुक्त रूप से ऑक्सीजन थी और ना नाइट्रोजन की इतनी सफिशिएंट मात्रा थी जितनी आज है। तो हुआ क्या कि एक प्रक्रिया हुई आउटगैसिंग प्रोसेस। आउटगैसिंग प्रोसेस क्या है कि पृथ्वी की सतह में जो गैसें फंसी हुई थी, ये गैसें क्या हुई, ज्वालामुखी विस्फोट के सहारे बाहर निकलना शुरू कर दी। और जब पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो इस ठंडी होने की प्रक्रिया में भी धीरे धीरे गैसें क्या होने लगी, बाहर निकलने लगी। तो धीरे धीरे जो पृथ्वी के अंदर फंसी हुई गैसें थी ये हमारे वायुमंडल में पहुंचना शुरू हुई। तो इस तरह से जो हमारे वर्तमान वायुमंडलीय गैसों का जो कंपोजिशन है या जो अनुपात है ये बनना शुरू हुआ लगभग 3.8 बिलियन ईयर एगो।
मतलब 3.8 अरब साल पहले। ये 3.5 भी कहीं लिखा हुआ है, 3.6 भी लिखा हुआ है, 3.7 भी लिखा हुआ है। मतलब इसी समय के आसपास जो समुद्र की गहराई थी, जिस जहां पे थर्मल्स बोलते हैं, इन्हीं थर्मल्स में क्या हुआ कि साइनोबैक्टीरिया ने धीरे धीरे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया शुरू की, या कहा जाए कि 3.8 अरब साल के आसपास पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। और सबसे पहले जो थे वो साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या हुए, उत्पन्न हुए। और इन्होंने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को शुरू किया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया ने क्या किया, अब धीरे धीरे ऑक्सीजन को रिलीज करना शुरू किया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन बनने लगी, लेकिन अभी जो ऑक्सीजन था ये समुद्रों में ही घुलता रहा। और जो आयरन है, लोहा है, इनके अणु परमाणु क्या करने लगे, इनका उपभोग करने लगे ऑक्सीडेशन प्रक्रिया में। तो जो ऑक्सीजन निर्मित हो रही थी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा, ये समुद्र में ही इसका उपभोग कर लिया जा रहा था, कंजप्शन कर लिया जा रहा था। ये समुद्र से बाहर नहीं आ पा रहे थे। हमारा समुद्र काफी पेटू था, और पेटू का मतलब बहुत ज्यादा है, इसका क्या है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, और शुरू में इसका भी कंपोजिशन अलग तरह का था। तो जो ऑक्सीजन था वो समुद्रों में ही इसका उपभोग कर लिया जा रहा था, समुद्रों से बाहर ये नहीं जा रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब समुद्र संतृप्त हो गया ऑक्सीजन की मात्रा से, तो लगभग 2.5 अरब साल पहले ये जो ऑक्सीजन समुद्रों में थी, अब धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में पहुंचना शुरू करती है ऑक्सीजन। और धीरे धीरे हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तभी देखेंगे ना कि पहले जीव जंतु क्या थे, ये समुद्र में थे। समुद्र से धीरे धीरे ये कहां की तरफ आना शुरू हुए, स्थलीय भाग की तरफ आना शुरू हुए, और स्थल पर जीवों का विकास हुआ। एक क्रमिक प्रक्रिया है। पहले जीव जंतु कहां विकसित हुए, ये समुद्रों में विकसित हुए। फिर समुद्रों से कहां पहुंचे, स्थलीय भाग पर पहुंचे, तो स्थलीय भागों पर जीवों का विकास हुआ। ठीक है। और ये जो ऑक्सीजन थी अब हमारे वायुमंडल में बढ़ना शुरू हुई। ठीक है। और लगभग 1.5 अरब साल पहले ये जो ऑक्सीजन का वर्तमान स्तर है ये प्राप्त हो गया, जिसमें हम लोग बोलते हैं ना कि ये लगभग 21%, 20 दशमलव समथिंग परसेंट के आसपास ये जो पूरी प्रक्रिया समाप्त हुई। ठीक है। तो ये आउटगैसिंग प्रोसेस था जिसके थ्रू हमारे वायुमंडल का क्या हुआ, विकास हुआ। यहाँ पे इसको फिगर के थ्रू दिखाया गया है कि देखिए ये वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। तो बाकी जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड हैं, वाटर वेपर हैं, या हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये सब जो है हमारे वायुमंडल में पहुंचने लगी। बाकी जो हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें थी ये हमारे वायुमंडल से बाहर निकल गई, स्केप कर गई। क्यों कर गई, क्योंकि बहुत हल्की गैसें थी और इनको हमारा वायुमंडल रोकने में कैपेबल नहीं था। ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के कंपोजिशंस क्या हैं, या कहा जाए कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं हमारे एटमॉस्फेयर के। तो देखिए सबसे बड़ा जो कंपोनेंट्स है या कंपोजिशन का पार्ट है उसमें है गैसेस, विभिन्न प्रकार की गैसें हैं। फिर दूसरा है वाटर वेपर, यानी कि जल वाष्प की मात्रा है दूसरे नंबर पे हमारे एटमॉस्फेयर में। और तीसरे नंबर पे है वो है एरोसॉल्स, या कहा जाए धूल कण। इन तीनों से मिलकर हमारा वायुमंडल बना हुआ है। और ये तीनों जो पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं, संघटक हैं, चाहे वो गैसें हों, चाहे वो जलवाष्प हों, और चाहे वो एरोसॉल्स या धूल कण हो, इन तीनों का अपना अपना रोल है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि गैसों में कौन कौन सी गैसें हैं और इन गैसों का क्या इंपॉर्टेंस है, या इन गैसों का क्या महत्व है। ठीक है। तो देखिए जो गैसों का अनुपात है, इसमें आपको हर जगह जो इन गैसों का अनुपात मिलेगा, इसमें ऊपर की जो 4 गैसें हैं ना उनकी मात्रा तो हर जगह सेम मिलेगी, लेकिन नीचे की जो थोड़ी छोटी मात्रा में या बहुत कम मात्रा में जो गैसें हैं इनका वेरिएशन मिलेगा। कहीं किसी बुक में थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, इनका जो आर्डरिंग किया हुआ है, या तो कहीं किसी जगह कोई ज्यादा दिखा दिया है, कोई कम दिखा दिया है। आप इसमें एनसीईआरटी को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यूपीएससी एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो आप हो सके तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही इसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तो देखिए सबसे ज्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन कितनी है, 78.08%। नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, सबसे ज्यादा है। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे कौन है, ये ऑक्सीजन है, जिसका परसेंटेज या अनुपात है 20.95%। इसका मतलब 21% के आसपास ये ऑक्सीजन है। तीसरा है आर्गन गैस।
आर्गन की कितनी मात्रा है? ये 0.93% के आसपास आर्गन है। और चौथे नंबर पर है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका अनुपात कितना है? 0.036%। ये अनुपात तो हमको पता होता है और ये अनुपात तो सेम है। ये ऑर्डरिंग भी हर जगह आपको कॉमन मिल जाएगी। बट इसके बाद जो ऑर्डरिंग है, ये नियॉन है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है, जेनॉन है, हाइड्रोजन है, ओजोन है। इनके जो ऑर्डरिंग है इसमें डिफरेंसेस देखे जाते हैं, ये इनके जो ऑर्डर है ये इसमें परिवर्तन देखा जाता है। तो इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एनसीईआरटी को फॉलो करिएगा। एनसीईआरटी में जो ऑर्डरिंग की हुई है उसके अकॉर्डिंग ही इसको आप मान के चलिएगा। तो अब हम लोग का जो टॉपिक है उसमें ये जो गैसें हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन, जो हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन गैसों के बारे में थोड़ा डिटेल से हम लोग पढ़ते हैं कि ये किस तरह से हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस जो है ये हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में है और नाइट्रोजन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों जरूरत है? अगर नाइट्रोजन ना हो तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि कौन सी गैस है जो मानव के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो सब लोग बोल देंगे ऑक्सीजन। ठीक है, कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। जाहिर सी बात है यही कि बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते। बट ऑक्सीजन का रोल तो बाद में आएगा, पहले रोल किसका आएगा? हमारे उत्पन्न होने का रोल आएगा कि हम उत्पन्न कैसे हों। तो हमारी उत्पत्ति के लिए क्या है? सेल। सेल जो होता है, उस सेल से क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? सेल होता है। अब मॉलिक्यूलर लेवल को छोड़ दीजिए, सेल होता है। और सेल से क्या होता है? सेल मिलके टिश्यू का निर्माण करते हैं। टिश्यू मिलके किसका निर्माण करते हैं? आर्गन का निर्माण करते हैं, यानी कि जो अंग हैं इनका निर्माण करते हैं। और डिफरेंट आर्गन्स मिलके किसका निर्माण करते हैं? ये सिस्टम का निर्माण करते हैं, तंत्र का निर्माण करते हैं। और विभिन्न तंत्र मिलके हमारी पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं ना कि मानव में क्या है, श्वसन तंत्र है, रिस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं, स्केलेटन सिस्टम है। ठीक है, फिर जितने भी है डाइजेस्टिव सिस्टम्स हैं, जितने भी तंत्र हैं, इनसे मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है। तो जो सेल है ना, इनको बनने के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है। क्योंकि जो बॉडी का सेल है किससे बनता है? एमिनो एसिड से बनता है। और एमिनो एसिड का एसेंशियल पार्ट क्या है? नाइट्रोजन है। तो एक तरह से देखा जाए कि जब हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे लिए कौन सी गैस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो सभी लोग बोल देते हैं कि हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो ऑक्सीजन है। और एक चीज पूछा जाए कि कौन सी, इस समय जैसे कि माहौल ऐसा बन गया है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा हानिकारक है, तो सब लोग बोल देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हानिकारक है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण भी बहुत ज्यादा है। अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को जब पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए हमारे, किस रूप में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए, ये क्या है, नाइट्रोजन का क्या है कि ये बहुत साई गैस है। मतलब कहा जाए कि ये बहुत अक्रिय गैस है, नॉन एक्टिव गैस है। ये आसानी से किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, या आसानी के साथ ये किसी से घुलती मिलती नहीं है। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं ना कि कुछ लोग ऐसी इस तरह की पर्सनालिटी के होते हैं कि राह चलते हुए सबसे बात करते हुए निकलेंगे, आपसे लेना देना कुछ नहीं है, उससे भी आपसे बात करना शुरू कर देंगे, वो किसी से इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। ये क्या होते हैं? हाई एक्टिव होते हैं। मतलब इनको कोई लेना देना है कि आपका नाम जानते हैं, आपसे पहले कभी मिले हैं नहीं मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो किसी से भी इंटरेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये नाइट्रोजन ऐसा नहीं करती है। नाइट्रोजन क्या है कि ये इनएक्टिव गैस है। इनएक्टिव गैस का मतलब कि जल्दी किसी के साथ ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, घुलती मिलती नहीं है। तो याद रखना है कि डज नॉट रिएक्ट इजिली, मतलब किसी के साथ बहुत आसानी से घुलती मिलती नहीं है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि ये जितने भी जीव जंतु हैं इनके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जो हमारी बॉडी का प्रोटीन बनता है, और प्रोटीन के लिए क्या जरूरी है? एमिनो एसिड जरूरी है। प्रोटीन से हमारी बॉडी का सेल बनता है, और प्रोटीन किससे बनता है? एमिनो एसिड प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी है। और एमिनो एसिड के लिए क्या जरूरी है? नाइट्रोजन। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन से क्या बनेगा?
एमिनो एसिड बनेगा। एमिनो एसिड किससे क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। और इस प्रोटीन से क्या बनता है? हमारी बॉडी का सेल बनता है। इस सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनते हैं? आर्गन बनते हैं। आर्गन से क्या बनते हैं? सिस्टम बनता है। सिस्टम से क्या बनता है? हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो याद रखिए कि जो नाइट्रोजन है ये हमारे प्रोटीन के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि कहा जाए कि नाइट्रोजन से एमिनो एसिड बनती है और एमिनो एसिड से ही प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना है यहाँ पे कि इस रूप में नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो नाइट्रोजन है ना, ये हमारे वायुमंडल में तो बहुत ज्यादा है, 78 पॉइंट समथिंग परसेंट है, लेकिन इसको डायरेक्ट रूप से हम लोग यूज नहीं कर सकते या डायरेक्टली इसको हम लोग यूटिलाइज नहीं कर सकते। ये जो नाइट्रोजन है हमारे चारों तरफ नाइट्रोजन के का सागर कह लीजिए, हमारे चारों तरफ नाइट्रोजन भरा पड़ा है, लेकिन डायरेक्ट हम लोग यूज नहीं कर सकते। ये नाइट्रोजन जो है वो पादपों के थ्रू हमारे शरीर में जाता है। अब पादपों को कैसे नाइट्रोजन मिलता है? तो देखिए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है ना, इसमें कुछ बैक्टीरिया या जीव होते हैं। इनको, ये जीव जो होते हैं ये हैं लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, जिसमें ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, बैक्टीरिया हैं। ये क्या करते हैं कि नाइट्रोजन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेके इसको फिक्सेशन प्रक्रिया में की प्रक्रिया द्वारा इसको मिट्टी में फिक्स कर देते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जिसको बोलते हैं, या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण बोलते हैं, कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को लेके ये मृदा में फिक्स करते हैं। अब क्या होता है कि वो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में थी ये कहां चली गई? मृदा में चली गई। अब इस मृदा में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि खनिजीकरण प्रक्रिया के द्वारा पादप क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। और ये पादप अवशोषित करके जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बैक्टीरिया या ये लेगुमिनस प्लांट्स जो थे ये मृदा में फिक्स किए थे, ये मृदा से प्लांट क्या कर लिए? इसको अवशोषित कर लिए। अब ये नाइट्रोजन कहां चला गया? पादपों में चला गया। अब इन पादपों को या पौधों को या घासों का या सब्जियों का, फल का जब हम उपभोग करते हैं तो इन प्लांट्स में जो नाइट्रोजन है वो कहां चली जाती है? हमारी बॉडी में चली जाती है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते, चाहे हमारे चारों तरफ कितना ही नाइट्रोजन क्यों ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब वही है कि समुद्र में रह के मछली प्यासी है। तो जैसे कुछ मछलियां होती है ना जो डायरेक्ट समुद्र में तो रहती हैं, जैसे आप एक मछली को, डॉल्फिन को देख लीजिए, या बलुगा वेल को देख लीजिए, या किलर वेल को देख लीजिए, तो ये समुद्र में रहती हैं कि डायरेक्ट समुद्र से पानी नहीं पीती हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि समुद्र से डायरेक्ट पानी नहीं पीती हैं, बल्कि जो शिकार होता है इनका उनकी बॉडी से ही पानी लेती हैं। तो जो भी रीजन हो इसका, तो वैसे ही हम लोग भी मतलब गैसों के महासागर में हैं। नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नाइट्रोजन को हम लोग डायरेक्ट नहीं ले सकते। अब देखिए नाइट्रोजन लेने की कैसी कैसी प्रक्रिया हमने देखी। ठीक है, अब चलिए फिर क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है इसका एक सबसे महत्वपूर्ण काम है कि ये फायर कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि अगर आग लगी है तो अग्निशमक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, उसमें एक नाइट्रोजन भी बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है कि इससे भी आग पर काबू पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन को डाइल्यूट कर देती है, उसको तनु कर देती है, डाइल्यूट कर देती है। तो इसके द्वारा भी, नाइट्रोजन के प्रयोग द्वारा भी हम आग पर काबू पा सकते हैं। तो इस रूप में हम लोग देखा कि जो नाइट्रोजन है ये कितना जरूरी हमारे लिए है। ठीक है, नाइट्रोजन कितना जरूरी हमारे लिए है। तो ये सबसे ऐसी महत्वपूर्ण गैस है जो हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो दूसरी सबसे मात्रा में जो गैस है वो है ऑक्सीजन। अब महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो हम लोग तो बोलेंगे कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कहा भी जाता है कि बिना हवा के, मतलब ऑक्सीजन के, हम 3 मिनट तक जिंदा नहीं रह सकते। तो 3 मिनट भी बहुत ज्यादा हो गया। हम लोग जनरली कितना 1 मिनट में दम तोड़ देंगे। आपने देखा भी होगा कि कुछ लोग योगी टाइप, जैसे बाबा रामदेव बोलने की 3 मिनट तक मैं जिंदा रह सकता हूँ बिना सांस के। तो अब कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक कॉमन मैन जो है, हम लोग जैसे 1 मिनट में भी हाथ पांव फूल जाएंगे, आंख निकल जाएगी, जुबान निकल जाएगी,
ठीक है। तो 1 मिनट ही हम लोग काफ़ी, आपने देखा होगा कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा था, तो उस समय बहुत से ऐसे लोग थे, डॉक्टर जो जो भी थे, ये बोलते थे कि घर पे ही आप चेक कर सकते हैं कि आपको कोविड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसमें एक चीज़ बोलते थे कि आप अपनी साँस रोक लीजिए और आप देखिए घड़ी में कितने सेकंड तक साँस रोकते हैं। आप 26-25 मिनट या पै 35 मिनट, 40 मिनट तक अगर साँस रोक लेते हैं, तो आपको कोविड नहीं हुआ है। और इसके पहले ही आपकी साँस फूलने लगती है, तो इसका मतलब कि आप कोविड अफेक्टेड हैं या कोविड से आप ग्रसित हैं। तो हम लोग भी बहुत चेक करते थे, तो हम लोग चेक करते थे 40-45 मिनट तक जाते-जाते लगता था कि अब आँखें बिल्कुल लाल होके बाहर आ जाएँगी, अब ज़बान लटकने वाली है। तो एक मान के चलते हैं कि 3 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के हम लोग ज़िंदा नहीं रह पाएँ, 3 मिनट से ज़्यादा होगा तो मर जाएँगे। पानी, 3 दिन तक बिना पानी के ज़िंदा रह सकते हैं। और बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी इसके बाद, ठीक है? और 3 हफ्ते बिना भोजन के भी जिंदा रहा जा सकता है। अब 3 हफ्ते का मतलब है कि हम लोग तो एक 24 घंटे में हालत खराब होने लगती है, बट कुछ लोग हैं जैसे महात्मा गांधी के बारे में कहा जाता है, या वो थे भी, ये आमरण अनशन करते थे तो काफी दिन तक कर लेते थे, अभी अन्ना हजारे कर लेते थे। तो बहुत से ऐसे लोग हैं, या जो हमारे ऋषि मुनि की बात की जाती है उसमें कि नहीं, ये लोग बहुत दिन तक बिना भोजन, लेकिन एक कॉमन आदमी की बात कर रहा हूँ, किसी हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो अपना कॉमन लोग हैं, जैसे सामान्य जनजीवन जीने वाले लोग हैं, इनको बोला जाता है कि 3 हफ्ते बिना भोजन के नहीं रह सकते। तो इसका मतलब है कि जितनी गैसें हैं ना, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन है, अगर हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका है, तो भाई सबका इंपॉर्टेंस है, किसी का कम इंपॉर्टेंस नहीं है। तीनों में से जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है, तीनों में से निकाल दीजिए तो कैसे हम लोग जिंदा रह पाएंगे? मुश्किल है। तो कोई भी, हाँ, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो सबसे पहले स्टेज पे तो ऑक्सीजन को ही मानेंगे कि हाँ, ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम जिंदा नहीं रहेंगे, मर जाएंगे। बट चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, अभी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखेंगे कि वो भी कितना जरूरी है। अभी नाइट्रोजन के बारे में हम लोग देखिए कितना जरूरी है वो, ठीक है? तो ये कहने की बात है। अब देखिए, जो ऑक्सीजन के बारे में कहा जाता है, ये क्या है? लाइफ गिविंग गैस है। लाइफ गिविंग गैस का मतलब ये जीवनदायी गैस है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, और सांस नहीं ले सकते तो जिंदा नहीं रह सकते। तो एक तरह से कहा जाए कि ये जीवनदायी गैस है। कौन? ऑक्सीजन। अब देखिए, अभी हम लोगों ने देखा कि जब हमारे एटमॉस्फेयर की उत्पत्ति को हम लोग डील कर रहे थे, तो वहां पे हम लोगों ने देखा कि इनिशियल स्टेज में हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन का मतलब इस रूप में जो ऑक्सीजन है O2 के रूप में, इस रूप में ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे हमारे समुद्रों में जीवन की उत्पत्ति हुई, साइनोबैक्टीरिया ने प्रकाश संश्लेषण किया और धीरे धीरे ऑक्सीजन को निर्मित किया या इसको रिलीज किया, तो हमारे वायुमंडल में भी ऑक्सीजन पहुंचने लगी। तो ये क्या था? आउट गैसिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे, और जो समुद्रों में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हुए जो प्रकाश संश्लेषण किया ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ने, तो धीरे धीरे हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन पहुंचने लगी। तो ये ऑक्सीजन इनिशियल गैस नहीं थी, बाद में इसका निर्माण हुआ है, ठीक है? आप देखिए, एक और इसका इंपॉर्टेंस है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो उस हवा में कितना परसेंट ऑक्सीजन होती है? 21% ऑक्सीजन होती है। और जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, बाहर निकालते हैं, तो उसमें लगभग 16% ऑक्सीजन होती है। हमने सांस लिया तो उसमें कितने परसेंट ऑक्सीजन गई? 21%। और वही सांस जो बाहर निकाल के छोड़ा हमने, तो उसमें 16% ऑक्सीजन है। ये 5% ऑक्सीजन कहाँ चली गई? इसका हमारी बॉडी ने क्या कर लिया? कंज्यूम कर लिया, इसका अवशोषण कर लिया। अब ये ऑक्सीजन लेके करती क्या हमारी बॉडी? तो देखिए, सबसे पहले जो है, हम ऑक्सीजन क्या करती है हमारी बॉडी? हमारी बॉडी जो खाद्य है या भोजन है, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ये ऑक्सीजन ही है जो हमारी बॉडी की ऊर्जा, जो फूड है या जो हम खाते हैं खाद्य पदार्थ, इसको ऊर्जा में यानी कि एनर्जी में कन्वर्ट करती है, ठीक है? तो ये सबसे महत्वपूर्ण इसका रोल क्या है कि ये खाद्य पदार्थों को या भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ये कौन काम करता है? ऑक्सीजन। दूसरा इसका क्या रोल है कि ये क्या करती है? जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो ये ओजोन गैस का फॉर्मेशन करती है। यानी कि जब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स या अणु मिलते हैं, तो ये ओजोन गैस का निर्माण करती है, ओजोन गैस का निर्माण करती है। और ये ओजोन हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखती है, इसको आगे हम लोग डील करेंगे। तो इसका मतलब है कि जो ओजोन है वो भी ऑक्सीजन का क्या है? एक विशेष अपरूप है, ठीक है? फिर क्या है इस ऑक्सीजन का? एक क्या और रोल है कि देखिए, ये जो ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो हम
आग नहीं जला सकती, क्योंकि आग जलाने के लिए ऑक्सीजन का होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने देखा ना कि नाइट्रोजन आग बुझाती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करती है, आग लगाती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम आग भी नहीं जला पाएंगे। अभी नहीं कहा जा रहा है कि मंगल पे चले जाएंगे, चांद पे चले जाएंगे, चले तो जाएंगे, आग कैसे लगाएंगे वहां, ठीक है। और उनको बड़ी दिक्कत होने वाली है जो स्मोकिंग करते हैं, वहां कैसे पियेंगे सिगरेट बिना आग जलाए। चलिए, जो जाएंगे तो वहां पे जब बस्ती बसेगी तो उसका भी इंतजाम कर लेंगे। लेकिन एक मजा की बात है कि भाई सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं को होनी है। और हमारे इंडिया में क्या है, आदमी खाने बिना तो रह सकता है, लेकिन जो नशेड़ी टाइप के लोग हैं ना, जो स्मोकिंग करते हैं या टोबैको यूज करते हैं या बाकी गुटखा पान जो भी यूज करते हैं, तो इनको बड़ी दिक्कत होने वाली है, ठीक है। चलिए, तो ये आग लगाने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। और जाहिर सी बात है कि अभी जो हम लोगों ने देखा कि ऑक्सीजन किस लिए हमें बहुत आवश्यक है, इसमें ये भी है कि आग नहीं लगेगी तो हम खाना कैसे पकाएंगे या किस तरह से सरवाइव करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आते हैं, जिसको वर्तमान समय में सबसे ज्यादा विलेन गैस के रूप में जाना जाता है कि ये खलनायक गैस है। भाई कार्बन डाइऑक्साइड अगर बोल पाती तो आके बोलती कि भैया मैं खलनायक नहीं हूं, मैं नायक हूं इस पूरे एटमॉस्फेयर का। या कहा जाए कि पृथ्वी पर जो जीवन है, इस जीवन के लिए सबसे इसेंशियल रोल कौन प्ले कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्ले कर रहा है। और खलनायक के रूप में इसको प्रस्तुत कौन किया है, हम लोगों ने प्रस्तुत कर दिया। खलनायक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, खलनायक तो एक्चुअल में हम लोग हैं। हम लोगों ने क्या किया है कि फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा उपयोग किया है, जीवाश्म ईंधनों का बहुत ज्यादा उपयोग किया है, ठीक है, व्हीकल में, फैक्ट्रियों में या जितने भी जगहों पे हमने किया है। और संसाधनों का बहुत ज्यादा उपयोग करना शुरू किया है, कहा जाए दुरुपयोग करना शुरू किया। दूसरा कि हमने पेड़ों को बहुत ज्यादा काटा है, मतलब वनों की कटाई बहुत जबरदस्त की, डिफॉरेस्टेशन। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। और ये जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण बढ़ रहा है, इसी की वजह से समस्या जन्म ले रही है। लेकिन इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी पृथ्वी से निकल के करेगी भैया हम जाकर एटमॉस्फेयर में रहेंगे। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हम लोग हैं। हम लोग इसलिए हैं कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को, जो जीवाश्म ईंधनों में है, उसको हम लोग दहन कर रहे हैं। वही कार्बन कहाँ पहुंच रहा है, एटमॉस्फेयर में पहुंच रहा है। और इसका अवशोषण कौन करता है, पादप करते, पेड़ पौधे करते, उनकी हम लोग ने कटाई कर दी है बहुत बुरी तरीके से। तो इसलिए ये दिक्कत आ रही है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रोल प्ले करती है। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए कि जो ऑक्सीजन है ना, हम लोगों ने देखा कि जो नाइट्रोजन गैस है ये इनएक्टिव गैस है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ सीधे उल्टा है, ये बड़ी सक्रिय गैस है, बहुत एक्टिव गैस है ऑक्सीजन। ये किसी के साथ हाय हेलो करते हुए चलती है, मतलब किसी के साथ रासायनिक अभिक्रिया करना शुरू कर देती है, चाहे जो भी मिल जाए। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही बारिश का मौसम थोड़ा सा आता है, तो देखे होंगे कि जो लोहे के सामान होते हैं या जो भी लोहे के वस्तुएं होती हैं, इनमें जंग लगना शुरू होती हैं। जंग क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीजन है जल के संपर्क में आती है, आर्द्रता के संपर्क में आती है, तो लोहे के साथ तुरंत अभिक्रिया करने लगती है, रस्ट बना देती है, जो जंग होता है वो बनाना शुरू करती है अभिक्रिया करके। फिर आपने देखा होगा कि घर के सामने जो घरों की दीवार होती है उस पर पपड़ी जमने लगती है, थोड़ा सा बारिश का पानी आता है। ये जो पत्थर होते हैं जिनमें थोड़ा सा भी लोहांस की मात्रा है, आयरन की थोड़ी सी भी मात्रा है, तो वो तुरंत क्या होने लगते हैं, रस्ट जमने लगता है। उनको जैसे ही आप छुएंगे थोड़ा सा तो लगेगा आपको रस्ट है, जंग की तरह से है। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा सक्रिय गैस है, बहुत ज्यादा। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हमारे लाइफ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सड़क चलते किसी से हाय हेलो करना शुरू कर देंगे, और कैसे हो क्या हो, आपको कुछ, आप जानते भी नहीं, उनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो हाय हेलो करना शुरू कर देंगे। वैसे ही ऑक्सीजन का नेचर है कि वो सबके साथ हाय हेलो करना शुरू कर देती है, ठीक है। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है कि इसकी मात्रा तो बहुत कम होती है। जैसे हम देखा कि इसकी मात्रा क्या है, इसकी मात्रा है 0.036%, या इस ये थोड़ा सा बढ़ गया है। क्यों बढ़ गया है कि हम लोगों ने फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा दहन किया है, वनों की बहुत ज्यादा कटाई की है, तो अब इसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ गई है। लेकिन फिर भी आइडियल रूप से माना जा रहा है कि इतनी इसकी मात्रा है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो देखिए, ये बहुत ज्यादा कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन ये मौसम विज्ञान की दृष्टि से क्या है, बहुत महत्वपूर्ण। ये मेट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि हमारे मौसम में इसका बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अभी हम लोग देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या रोल है, ठीक है। फिर देखिए क्या है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे जनरेट करती है, तो थोड़ा सा यहां आप समझते हैं कि हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत कम है, और जब सूर्य की किरणें आती हैं, इनको बोलते हैं शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, जो सनलाइट है ये आती हैं, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इनके लिए
पारदर्शी है, इनको बोलते तुम आओ कोई दिक्कत नहीं है, तुमको हम अवशोषित नहीं करेंगे। तो जो सनलाइट आ रही है ये शॉर्ट वेव में आ रही है, तो इसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करती है, अवशोषित नहीं करती है। ठीक है, तो इस जो सोलर लाइट आ रही है इसको कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करती, अवशोषित नहीं करती है। पृथ्वी पे डायरेक्ट लाइट आ गई। अब जब पृथ्वी इसी को रात के समय या सनसेट के बाद इसी ऊष्मा को जो दिन में सूर्य से प्राप्त की है, शॉर्ट वेव के रूप में प्राप्त की है, लघु तरंगों के रूप में प्राप्त की है, पृथ्वी इसको क्या करती है, दीर्घ तरंगों के फॉर्म में रेडिएशन करना शुरू कर देती है, जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, इंफ्रारेड के रूप में। जब इसको पृथ्वी वापस अंतरिक्ष में भेजने लगती है, इसको क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करने लगती है। इसको अवशोषित करके क्या करती है कि पृथ्वी के वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ा देती है। अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती तो हमारे एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये बहुत कम हो जाता। तो ये क्या करती है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बना रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहती ना और जलवाष्प नहीं होता, तो हमारी पृथ्वी के वायुमंडल का जो आइडियल टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ये मेंटेन नहीं रहता। ये टेम्परेचर कितना हो जाता अगर कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प नहीं होते, क्योंकि दोनों ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करते हैं, जिसमें अभी जलवाष्प को देखेंगे कि वो सनलाइट को भी एब्जॉर्ब करता है और पृथ्वी से परावर्तित करने वाली किरणों को भी एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए ये क्या है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं होती तो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता। -18 डिग्री सेल्सियस में पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं होता। तो इसका मतलब अभी हमने देखा ना कि सबसे आवश्यक गैस कौन है, तो भैया कार्बन डाइऑक्साइड दिखेगी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर नहीं होती हमारे वायुमंडल में तो हमारे वायुमंडल का टेम्परेचर कितना होता, -18 डिग्री सेल्सियस होता। इस टेम्परेचर में तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहते या पेड़ पौधे ही नहीं होते। तो इस रूप में देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हीरो है भाई, और इसको क्या हमने बना के रखा हुआ है, इसको विलेन बना के रखा हुआ है। असली विलेन तो हम लोग हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का उपयोग कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। असली विलेन तो हम लोग हैं, बट हम लोग अपने को सेव रखे हुए कि हम लोग बड़े इनोसेंट टाइप के लोग हैं। ठीक है, ये हमारी कोई गलती नहीं है, सबसे बड़े कल्पित दोषी तो हम ही लोग हैं। ठीक है, चलिए, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर या लोअर सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर वो क्या है, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्या इसका यूज है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो देखिए, एक तो सबसे ज्यादा इसका यूज है कि हमारे एटमॉस्फेयर का अनुकूलतम तापमान जो है, जो 15 डिग्री सेल्सियस है, इसको बना के रखने में कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा क्या है कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा क्या होता है कि जो विकिरण ऊर्जा है उसको किस में बदल देते हैं, पौधे रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, पोषण के रूप में अपने अंदर संचित कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, पादप अपनी वृद्धि भी करते हैं और इन पादपों के भक्षण द्वारा हम भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो पहला तो ये है कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इसेंशियल है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, देखिए, जितने भी पृथ्वी पर जीव हैं जिनको उपभोक्ता बोलते हैं, ये उपभोक्ता कौन हो गए, जिनको जीव हो गए, जैसे पादप को क्या बोलते हैं, ये उत्पादक हो गए। ठीक है, पादप क्या हो गए, जो प्लांट्स हैं ये प्रोड्यूसर हैं, और प्लांट्स के बाद जितने हैं ना, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे हम लोग हों या कोई हो, ये सब क्या है, उपभोक्ता हैं। इन उपभोक्ताओं के लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन प्रोवाइड करा रहा है, ये प्लांट्स करा रहे हैं। ठीक है, तो हमको जो पोषण मिल रहा है, जो हमको न्यूट्रिशन मिल रहा है, इसका अल्टीमेट सोर्स कौन है, ये प्लांट्स हैं। और प्लांट कहां से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से ले रहे हैं। तो इसका मतलब कि जितना भी न्यूट्रिशन हमको प्राप्त हो रहा है ये किसके थ्रू मिल रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू ही मिल रहा है। फिर क्या है कि अग्निशमन में, मतलब फायर फाइटिंग, यानी कि आग को कंट्रोल करना हो, तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस रूप में देखा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत जरूरी हमारे लिए है, और हम लोग उसको विलेन बना के रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड था। हालांकि इस समय कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, लेकिन कंट्रोल करने के लिए हम लोग ने बहुत से ऐसा क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया। फिर पृथ्वी सम्मेलन है जो अर्थ समिट है 1992 में रियो डी जेनेरियो में। फिर अभी बाकी बहुत से हम लोग प्रोसेस प्रावधान कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, चलिए।
अब जो है वो ओजोन गैस है। ओजोन गैस क्या है, हम लोगों ने अभी देखा कि ऑक्सीजन का ही एक अप्रूप है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल मिलते हैं तो ओजोन गैस का निर्माण होता है। और ओजोन गैस क्या है कि हमारे वायुमंडल में पूरी तरह से फैली हुई, इस समय यहाँ पे भी ओजोन है। ओजोन गैस यहाँ पे जो फैली हुई है ये एक प्रदूषक के रूप में है, लेकिन जब ये समताप मंडल में होती है 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका घनत्व तो सबसे अधिक पाया जाता है। अभी हम लोग देखेंगे वायुमंडल का स्ट्रेटिफिकेशन, तो उसमें डिटेल से देखेंगे। तो जब समताप मंडल में होती है तो ये ओजोन गैस क्या करती है ना कि सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को ये अवशोषित कर लेती है और हमें उसके दुष्प्रभाव से बचाती है। तो वहां पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये ओजोन छिद्र क्या होता है या ओजोन होल क्या होता है, फिर ओजोन होल के कैसे मापते हैं, डॉप्सन इकाई में कैसे इसको मेजरमेंट किया जाता है, तो वहां पे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑक्सीजन का ही एक रूप है और ये भी कहाँ है, हमारे वायुमंडल में है। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं वाटर वेपर। पहला था गैसें थी, दूसरा वाटर वेपर जल वाष्प है। ये जल वाष्प जो है हमारे वायुमंडल में गैस, जल का जो है ये गैसीय रूप है जो हमारे वायुमंडल में क्या हुआ है, फैला हुआ है। अब देखिए जल वाष्प की जो मात्रा है ना, इसकी मात्रा हमारे वायुमंडल में बहुत कम है। इसकी मात्रा कितनी है, 0% से लेके 4%, यानी कि 0 to 4% के आसपास हमारे वायुमंडल में गैसें हैं। और ये जलवाष्प की जो मात्रा है ये भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। इसका मतलब है कि जलवाष्प की मात्रा भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक है, ध्रुवों की ओर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ में पृथ्वी के धरातल के पास जलवाष्प की मात्रा सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर वायुमंडल में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जलवाष्प की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो इसका मतलब है कि ये जलवाष्प हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये जलवाष्प की मात्रा जलवायु विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जितने भी वेदर रिलेटेड फेनामेनाज हैं, चाहे बादल का बनना हो, चाहे वर्षा हो, चाहे हिमपात हो, चाहे चक्रवात हो, इन सब के लिए जलवाष्प का होना अति आवश्यक है। तो ये जलवाष्प जो है ये मौसम विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर जलवाष्प भी क्या करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करता है। जलवाष्प की सबसे बड़ी विशेषता है कि जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का देखा ना कि ये सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित नहीं करती, शॉर्ट वेव को अवशोषित नहीं करती, लॉन्ग वेव को अवशोषित करती हैं। लेकिन जलवाष्प क्या करती है कि सूर्य से आने वाली किरणों को भी अवशोषित करती है और पृथ्वी जब परावर्तन करती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन दीर्घ तरंगी में, लॉन्ग वेव में, उसको भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस रूप में ये ग्रीन हाउस गैस का भी काम करती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो अगला पार्ट है, ये है एरोसॉल्स, जिसको धूल कण बोलते हैं। धूल कण, एरोसॉल्स, ये एरोसॉल्स में क्या होते हैं, ये महीन कण होते हैं। किसके कण होते हैं, तो देखिए ये बैक्टीरिया के होते हैं, समुद्री नमक के होते हैं, पॉलन मतलब जो पराग होते हैं, या जो राख होती हैं, जो धुएं के कण होते हैं, या जो महीन बारीक मिट्टी के कण होते हैं, साथ में जो उल्का के राख धूल होते हैं, इनके कण होते हैं। ये हमारे वायुमंडल में क्या है, फैले हुए हैं। जैसे आप देखेंगे ना कि अंधेरे कमरे में कहीं से हल्की सी रोशनी आती है, दिखते नहीं, उसमें बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे नाचते रहते हैं, इन्हें ये एरोसॉल्स बोलते हैं। ये एरोसॉल्स होते हैं हमारे वायुमंडल में क्या है, ये फैले हुए हैं। अब इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल है कि जो बादल का निर्माण है, यानी कि जो संघनन होना है, जब गैसीय रूप से जल, गैसीय रूप में जो जल है ये द्रव रूप में आना चाहता है या ठोस रूप में आना चाहता है तो संघनन बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। इस तब तक संघनन नहीं होगा जब तक कोई उनको ठोस पार्टिकल न मिल जाए। इसको क्या बोलते हैं, आर्द्रताग्राही नाभिक, इसको बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, ये बोलते हैं हाइड्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो ये डस्ट पार्टिकल्स हैं या एरोसॉल्स क्या हैं, ये आर्द्रताग्राही नाभिक के रूप में काम करते हैं, जिनके चारों तरफ क्या होता है, जो गैसीय रूप में जल है ये कंसंट्रेट करता है या संघनन करता है, जिससे बादल का निर्माण होता है और वर्षा होती है। तो इस रूप में एरोसॉल हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये हमने देखा कि कंपोजिशन या कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से मुख्य संघटक हैं या कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं।
इन सबका बहुत अलग अलग रोल होता है। इस रोल के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो उसमें पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर को कितने स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो ये जो पार्ट था हम लोग का, इसमें हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। और ये चैप्टर क्या था, कंपोनेंट्स या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर के क्या कंपोजिशंस हैं, कौन कौन से एटमॉस्फेयर के में तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा गैसें हैं, वाटर वेपर हैं और एरोसॉल्स हैं। गैसों में कौन किन गैसों के बारे में डिस्कशन किया, नाइट्रोजन के बारे में डिस्कशन किया, ऑक्सीजन के बारे में डिस्कशन किया, ओजोन के बारे में किया और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।